Good evening, everyone. I hope I'm audible. आवाज आ रही होगी শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So, how many of you are from UPSC? कितने लोग जो लोग UPSC से हैं हैंड रेस करिए, एंड जो स्टेट PSC के लिए देख रहे हैं वो भी हैंड रेस करिएगा, बट पहले UPSC वाले, how many of you belong to UPSC or you wanted to take course for the UPSC या you want to take guidance for UPSC? कितने लोग हो आप लोग में से? अच्छा, नेम बताओ एंड UPSC या स्टेट PSC बताओ लाइन से. Your name and medium also. चलो, Good evening, sir. Yes, yes. My name is Kaushik. I want to pursue for the UPSC and in English medium. Okay, very good. Your name? Sir, Oishik De. Ochit. Oishik, sir. Orichit. No, sir, actually, yeah, it's Oishik. AISHIK. Okay, okay. Oichik. Fine. Yeah, okay, sir. Then Piali. What's your name, Piali? Piali, you can unmute yourself. आपके लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी ज्वाइन किया है वहाँ पे एक रेड कलर का बटन होगा. यस, अनम्यूट करो, देन यू कैन स्पीक अप. Hello. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Good evening, sir. Sir, actually, I am preparing for my state PCS. ओके, फाइन. इंग्लिश, बंगाली और इंग्लिश Yeah, sir. दोनों. दोनों? ओके, फाइन. Yeah. अच्छा, मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सो दैट क्या है कि आप लोगों को भी पता रहे. माय नेम इज़ प्रिंस. आई विल बी टेकिंग ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की क्लास आई विल बी टेकिंग. आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स समथिंग. 12 साल से मैं आपका ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ. एंड एट माई टाइम 12 ईयर्स बैक आई हैड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू ट्वाइस. 2 बार मैं UPSC के इंटरव्यू में गया था एंड फाइनल राउंड पे सिलेक्शन नहीं हुआ है. हाँ, बट 2 बार मैंने निकाला है. एंड प्रेजेंटली आई एम अ ग्रुप बी ऑफिसर. लास्ट 15 ईयर्स से मैं ग्रुप बी ऑफिसर हूँ. आई एम द स्टूडेंट ऑफ IIT खड़गपुर. IIT खड़गपुर का स्टूडेंट रहा हूँ. 2003 की बात है. एंड दैट्स माई इंट्रोडक्शन. तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी पूछ लो, आई विल बी एबल टू गाइड यू. एंड फॉर ओवरऑल जर्नी, पूरे एग्जामिनेशन की जर्नी में आई विल बी गाइडिंग यू फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू अंडरलाइन द थिंग्स, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग. सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगा. यू कैन ट्रीट मी एज अ मेंटर. मेंटर जैसे आपको ट्रीट करना. छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, ये बेसिक रहता है. तो ट्रस्ट में ये सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाएंगे. ये छोटे क्वेश्चंस हैं. हम लोग को तो मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि कल के क्वेश्चन में पूछा गया था. यू माइट बी नोइंग कि कल 16 जून था और 16 जून में UPSC का प्री का 2024 का एग्ज़ामिनेशन था. तो उसको हम लोगों ने देखा है. वैसे रिसेंटली हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया. तो दैट्स द थिंग. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है. आप लोग से मैं 3 चीज़ें जानना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग, योर नेम बता देना, और सही नेम बताना ना, कुछ भी नाम मत बताना. सेकंड थिंग है आपका कौन सा UPSC और स्टेट PSC या PCS भी बोलते हैं. थर्ड, मीडियम. फोर्थ, एक चीज़ और बताना है आप लोग को, और वो है कि आप अभी 12th कर लिए हो कि ग्रेजुएशन कर लिए हो कि इसके कहीं बीच में हो. ठीक है ना. सो दैट आपका प्रिपरेशन जो होगा अलग अलग मीन्स हर एक टाइम का
जो प्रिपरेशन का मोड होगा वो अलग होगा। 12th पास किए हो जस्ट तो आपको स्लो चलना है, ग्रेजुएशन कर लिए हो तो फास्ट भागना है। तो ये दो चीज़ है, ठीक है। तो ऑनेस्टली अच्छे से बताते जाओ लाइन से। दो लोगों का मैंने पूछ लिया है, आगे बताते जाओ वॉलंटियर होके। देखो एक चीज़ है, आप लोग IAS IPS कलेक्टर DC वगैरह बनोगे तो आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फील लाइक यू आर एन IAS IPS ऑफिसर। अब उस हिसाब से आपकी जो पर्सनालिटी ग्रो करना है, उसका जो डे है वो आज ही है। आज से फील लाइक आई विल बी दैट ऑफिसर, और आपकी पर्सनालिटी में जो आप देखते हो दूसरे कलेक्टर्स में या दूसरे DMs में, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, एटलीस्ट वी शुड बी इन द पोजिशन टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। वही चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन से बताते जाओ, स्टार्ट। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग। My name is Bhumika Sahu. मैं गाता पास हूँ, UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। अभी ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर में हूँ। ओके, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, myself तानिया सुल्ताना। सर मैं UPSC और स्टेट PSC दोनों के लिए तैयारी कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट करूँगी, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ग्रेजुएशन मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी कुछ दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ है, और मैं इंग्लिश मीडियम में देना चाहती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। Good evening, sir. गुड इवनिंग। My name is Mrinalini Pramanik और मेरा ये मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर है और मैं UPSC के लिए तैयारी कर रही हूँ और इंग्लिश मीडियम से हूँ। ओके, थैंक यू। Good evening, sir. My name is Riya and I am only 12th class. मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू। और कोई इंट्रोड्यूस करना चाहेगा अपने आप को? हेलो सर, मैं 12th क्लास कंप्लीट कर रही हूँ और मैं UPSC के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं एक बंगाली हूँ। ओके, फाइन। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। देखो क्या है, किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी मिशन में जाने से पहले दो चीज़ें होती है। फर्स्ट, आई एम फुली डिटरमाइंड और नॉट, कि मैं पूरा दृढ़ संकल्प हूँ कि नहीं कि मुझे इस एग्जामिनेशन में जाना है कि नहीं। अगर मैं अभी से थोड़ा सा डावाडोल हूँ कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, सो दिस इज़ द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, है ना। तो पहले तो अपना थॉट को कंसोलिडेट कर लो कि यस, ये एग्जामिनेशन इज़ फॉर मी एंड आई विल बी राइडिंग ओवर दिस एग्जामिनेशन फॉर 1.5 ईयर, है ना। इस एग्जामिनेशन के लिए मैं 1.5 साल उसके ऊपर राइड करके चलूँगा, रादर देन वो मेरे ऊपर राइड करके चले। क्योंकि मैं एक बार डिटरमाइंड हो गया कि यस, इस एग्जामिनेशन को देना है, देन इसके बाद मैं आगे का स्टेप डिटरमाइन करता हूँ। तो पहला चीज़ एकदम कंफर्म हो जाओ कि यस मुझे देना है, पहला चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि अब कैसे करना है अप्रोच। अब मेरा टारगेट सेट हो गया। टारगेट दो तरीके से सेट होता है, अगर मैं 12th में हूँ तो 3 इयर्स के बाद। अब 3 इयर्स के बाद में भी ये देखना है कि मैं एग्जैक्टली 3 इयर्स के बाद मैं अटेम्प्ट दे पाऊँगा कि नहीं। बिकॉज UPSC बोलता है कि 1 अगस्त तक, 1 अगस्त तक आपका 21 ईयर एंड ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, है ना। अगर ये दो चीज़ें हो जा रही हैं, देन यू विल बी इन द पोजिशन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओनली द थिंग इज़ दैट आपका जो 1 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये है। तो उस हिसाब से अपना 3 साल है कि 4 साल है कि 1 साल है कि 2 साल है, ये डिसाइड कर लो। अब जो लोग अगले साल देने वाले हो उनका डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसका मतलब रिवर्स काउंटिंग चालू हो चुका है। 25 मई को एग्जामिनेशन है, तो 25 मई को एग्जामिनेशन, UPSC का बता रहा हूँ, 25 मई का एग्जामिनेशन है। इट मीन्स रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। मेरे पास 1 महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसमें डेट 17 जून है, तो मेरे पास 1 महीना खत्म हो गया, मतलब मेरे पास 11 मंथ का ही टाइम है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे एक टाइम फ्रेम तो लेके चलना ही होगा, और टाइम फ्रेम सबसे नियरेस्ट रखना। इवन इफ आज पूरा फर्स्ट डे है आपका क्लास का, बट फिर भी आपका जो नियरेस्ट एलिजिबल
डेट होगा एग्जामिनेशन के लिए, वही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, एंड ट्रस्ट मी वही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। और वो लास्ट अटेम्प्ट इस हिसाब से होना चाहिए कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल होकर निकल रहे हो। दैट शुड बी द वे। तो इसलिए मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। मुझे उसको 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है जिसको मैं 2 साल या 4 साल तक लेके चलूँ। यस, आई शुड बी हैविंग द प्लान बी। प्लान बी ये है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो सेकंड अटेम्प्ट मैक्सिमम में जाऊँगा, पर उससे ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं, उससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस ऐसा है कि आप 1 ईयर का टारगेट करते हो, रिजल्ट आते आते अगले एग्जामिनेशन का डेट आ जाता है। मतलब आप इस 25 मई को अगर एग्जामिनेशन देने का टारगेट कर रहे हो, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी मई में आएगा, जो कि अगले साल का आएगा। तो इन एनी केस नेक्स्ट ईयर का तो एग्जामिनेशन की तैयारी तो करनी है आपको, है ना। तो इसलिए जब आप 1 साल की तैयारी करते हो तो ज़्यादा आपका जो टाइम वेस्ट या इन्वेस्ट होता है वो 2 साल के लिए होता है ना। आई एम सेइंग वेस्ट एंड इन्वेस्ट, मैं इसको केयरफुली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है हमको, उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि मुझे कॉस्ट टू बेनिफिट मिलना चाहिए, और कॉस्ट क्या है? मेरा टाइम। टाइम मेरा कॉस्ट है। एक और कॉस्ट है, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो तो उसमें जो आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है, आप कहीं पर रह रहे हो उसका कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो ये सारा चीज़ कॉस्ट इन्वॉल्व है। और एक चीज़ और आपको पे करना है, वो है अटेंशन। यू नीड टू पे द अटेंशन, है ना। इट्स नॉट फ्री, यू नीड टू पे द अटेंशन, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो आपकी तरफ से ये आपका एफर्ट हुआ। सेकेंड लेवल का एफर्ट है कि यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपको अपने आप में ऑनेस्ट होना है कि रियली मैंने आज प्रिपरेशन किया, या मैंने रियली में टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन मैंने एक स्टेप भी उठाया क्या। अगर मैंने उठाया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं किया या सफिशिएंटली नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था फर्स्ट डे के हिसाब से, वो नहीं किया, तो आई कैन नॉट जस्टिफाई माई सेल्फ फॉर द टूडेज, बोलना चाहिए टूडेज बोलना चाहिए कि अपने आज के तराजू में अपने आप को सही बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हर दिन का वेट जो होता है, हर दिन का अपने आप को असाइन करना है कि आज रियली मैंने किया कि नहीं। ये हर दिन काउंट होता है। अगर मैंने हर डे को अच्छा बना दिया तो लास्ट डे भी अच्छा ही होगा, ट्रस्ट मी। हर डे को मैंने अच्छा बना दिया तो मुझे हर डे पे जीतना है, रादर देन उसको लास्ट डे पे जीतना है। लास्ट वाला बैटल नहीं जीता जाता, जीता जाता है स्ट्रेटेजी से जीता जाता है, ताकि लास्ट में आपके पास करने के लिए कुछ रहे ना। पहले जब मैचेस होते थे, 50 ओवर के मैचेस होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, लास्ट के 40 से 50 ओवर्स में ही वो क्या करते थे, स्लॉग ओवर में क्रिकेट खेलते थे, बहुत तेज़ी से बैटिंग करते थे। पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि जब लास्ट के 40 ओवर हो चुके हैं और लास्ट के 10 ओवर बस बचे हैं, उस समय अगर आप फास्ट बैटिंग करते हो और आपके पास विकेट खत्म हो गया तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप तो ऐसी स्लो बैटिंग किए, जो बैट्समैन थे वो लोग स्लो बैटिंग किए और लास्ट वाले तो बस डिफेंसिव में लग गए। इसका मतलब ये तो गलत तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि फर्स्ट 10 ओवर्स को मैं बहुत यूज़ कर लूँ, पावर प्ले यूज़ कर लूँ। जब जोश ज़्यादा है, जब मेरे पास मोशन ज़्यादा है, तो वाई शुड बी चैनलाइजिंग माई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, बिकॉज इमोशन प्रोवाइड्स एनर्जी टू योर एक्शन, है ना। इमोशन आपके एक्शन को एनर्जाइज करता है। तो जब इमोशन मेरा हाई लेवल पे है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज करूँ। इमोशन को चैनलाइज करना जिस दिन आप सीख गए ना, उस दिन आपका आधा विन हो गया, आधा जीत हो गया, ठीक है ना। तो यही है कि जब मुझे फील हो रहा है कि आज मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड नॉट बी हैविंग एनी डिस्टर्बेंसेस। उस दिन मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जहाँ आज मेरा पढ़ने का मूड है तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वैसा भी दिन आएगा जब मुझे पढ़ने का मूड नहीं है, तभी भी रोज होकर पढ़ना ही होगा। तो क्यों ना मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर लूँ, सो दैट आगे के लिए मेरे पास सेविंग्स रहें। इंडिया में गोल्ड जो बोला जाता है, सोना जो बोलता है, गोल्ड का बहुत ज़्यादा वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो कि आज पेन दिया आपको खरीदने में, बट फ्यूचर में उसका एक रिटर्न मिलता है ना। अपन बोलते हैं कि ये बच्चा तो गोल्ड है, सोना है, तो वही चीज़ है। ये जो टाइम है ये गोल्ड है। जब आपका इमोशनली स्टेबल हो तो ये गोल्ड है, जिसको यूटिलाइज अभी कर लिए, आपने इन्वेस्टमेंट अभी कर लिया, तो फ्यूचर में डेफिनेटली इसका एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना। तो यही चीज़ है ना। हम हार्ड वर्क करेंगे, बट हार्ड वर्क ऐसा नहीं करेंगे कि भाई गधे जैसे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमको सिलेबस चाहिए, सिलेबस देखेंगे, बट सिलेबस में कैसे क्वेश्चन आने हैं वो हम प्रिडिक्ट करेंगे।
क्योंकि कैसे क्वेश्चन आए थे वो तो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, बट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसका पैटर्न ऑब्जर्व करना हमारे हाथ में है। जैसे इस बार का एग्जामिनेशन आप देखोगे यूपीएससी का, तो उसमें आप पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को देखो और आज के क्वेश्चन पेपर को देखो, तो जस्ट टेक फॉर 2023 क्वेश्चन पेपर एंड 2024 क्वेश्चन पेपर, 2023 का और 2024 का। 2023 के क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे कि बहुत डायनामिक क्वेश्चंस पूछे थे, करंट अफेयर्स से एप्लीकेशन लेवल पे क्वेश्चंस पूछा गया था, और 2024 में स्टैटिक क्वेश्चंस आ गए, है ना, मतलब डिफेंसिव अप्रोच हो गया। तो ये दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या रहा कि पहले तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद अटैक करो, लाइक विराट कोहली स्टाइल। उसने क्या किया, पहले अपना टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज है उसको गेन कर लिया, उसके बाद बैटिंग करो बहुत तेजी से, सो दैट आप फंडामेंटल्स पे स्ट्रांग हो, क्योंकि कभी भी पिच अगर धोखा दे रही है तो यू शुड बी अ टेस्ट बैट्समैन ऑल्सो, है ना, अपन डिफेंसिव खेल सके वो भी होना चाहिए। तो इस बार का जो 24 का एग्जाम था, 2024 का एग्जाम था, वो डिफेंसिव खेलने का था, है ना, अटैकिंग खेलने का नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बेसिक से क्वेश्चन, स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा है, और स्टैटिक पार्ट्स के साथ एक दिक्कत क्या होती है कि जो प्रीवियस साल के या 3-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या है बेसिक्स से छोड़ के एडवांस में चले जाते हैं, और कई बार बेसिक थोड़ा सा पीछे पुअर हो जाता है, क्यों? जस्ट बिकॉज रिवीजन उतना नहीं रहता। पर जो बच्चा इसी साल पढ़ा है, एक ही साल हुआ है जिसको पढ़े, उसने बेसिक से ही स्टार्ट किया पढ़ना और उसी से क्वेश्चन आ गए, तो वो कभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ कि वो पिच कैसा होगा जिसमें मैं बैटिंग करने वाला हूँ। वो ऐसा भी पिच हो सकता है जो बाउंसी हो, वो ऐसा भी पिच हो सकता है जिसमें मैं खेल सकूँ। वो एट द मोमेंट मुझे डिसाइड करना है, एट द मोमेंट मतलब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड करना है कि वेदर आई शुड बी एग्रेसिव और वेदर आई शुड बी डिफेंसिव। तो ये चीज़ है। तो इसलिए कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट थिंग आई शुड बी नोइंग, द फर्स्ट स्लाइड आई वुड लाइक टू शो यू, this one. What is wrong with this picture? This picture, And the painter started from the wrong direction. yes, The painter started from the wrong direction and is now stuck. yes, very good. मतलब ये पेंटर ने बस इतना डिसाइड नहीं किया था, उसने पेंटिंग तो किया, मेहनत भी किया, बस उसने इतना डिसाइड नहीं कर पाया था कि मुझे किस डायरेक्शन से स्टार्ट करना था, मतलब हाउ टू फिनिश इट। सो वन थिंग इज श्योर, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई शुड बी नोइंग हाउ टू फिनिश इट। मुझे कैसे खत्म करना है। खत्म करना दो तरीका से होता है, या तो मैं खत्म हो जाऊं या तो सामने वाले को खत्म कर दूं, दो ही तरीका है। तो मैं तो खत्म होना नहीं चाहता, तो मैं क्यों ना सामने वाले को खत्म कर दूं। सो आई शुड बी फिनिश इट, आई शुड बी फिनिश्ड वंस आई एम डन, इजंट इट? बोलते हैं ना कि आई शुड फिनिश वंस आई एम डन। जब मैं चाहता हूं कि फिनिश करना है तब वो फिनिश हो, है ना। ऐसा ना हो कि मुझे कोई रोक दे कि अब आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब आप नहीं दे सकते, एलिजिबिलिटी खत्म हो गया, अब आपका मन नहीं है, ये नहीं चाहते। जब मैं चाहता हूं कि फिनिश करना, मैं उसी समय फिनिश करूं। तो मेरा डेट डिसाइड है, हाउ टू फिनिश इट ये डिसाइडेड है, हाउ टू स्टार्ट या कौन सा डे ऑफ स्टार्ट इट इज डिसाइडेड, इट इज टुडे ओनली, आज से स्टार्ट करना है। अब इसके बाद का जो जर्नी है उस सफर को एंजॉय करना है। सफर को एंजॉय करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सफर सफर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर है कि सफर को एंजॉय करो, सफर को एंजॉय करो, मतलब प्रिपरेशन को एंजॉय करो। ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट सक्सेसफुल ही होगा। क्यों? जिस पर्सन ने, हाँ आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चन, लास्ट में मैं क्वेश्चंस लूंगा। जिस पर्सन ने जर्नी एंजॉय कर लिया ना, वो सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुंचना नहीं था, उसका पर्पस उस जर्नी को भी एंजॉय करना था। जर्नी अपन बोलते हैं ना कि कई बार हमको डेस्टिनी में पहुंचना है तो हम पर्पसफुली ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में जाने से सीनरीज अच्छी दिखेंगी, आपको बात करने का मिलेगा। और कई बार फैमिली टाइम के कारण से भी हम ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि हमको चाहते हैं कि सफ़र को भी एंजॉय करें। तो वही चीज़ है, अगर मैं डेस्टिनेशन में पहुंच के कोई सीनरी देखूं ना देखूं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट वन थिंग इज श्योर कि मैं अपना मेंटल स्ट्रेस को घर पे छोड़ गया हूं और मैं ट्रेन में फैमिली वालों के साथ बैठा हूं। वो अपने आप में एक एंजॉयमेंट है ना। अब वहां जाके डेस्टिनी में पहुंचना, अपने लक्ष्य पे पहुंचना, वहां जाके आप वो सीन को देख पाया नहीं देख पाया, दैट्स डिफरेंट थिंग। वो बट वो प्रेजेंट मोमेंट है जो आपने जर्नी किया है, उसको आपको कोई नहीं छीन सकता,
है ना। तो आप बस मान के चलो, उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके चलो कि यार बढ़िया चीजें मुझे जानने को मिलेगी। ट्रस्ट मी, यू विल बी अ गुड डिसीजन मेकर वंस यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। एक निर्णय करने की क्षमता जो है आपकी बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी जब आप इसकी तैयारी कर लेते हो। ये इसके लिए मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। और डिसीजन मेकर जो होता है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग द डिसीजंस, है ना। क्योंकि डिसीजन सही होता है तो दैट पर्सन वुड बी सक्सेसफुल। क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन ही सब्जेक्टिव है। मेरे लिए सक्सेस अलग है, आपके लिए सक्सेस अलग है ना। अगर आप आईएएस बन जाते हो, आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो आपका सक्सेस अलग हो जाएगा। आप फिर बोलोगे कि ये सक्सेस मेरे को नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए फैमिली लाइफ हो, बढ़िया सा घर हो, ये सारे अब आपके लिए सक्सेस हो जाएगा। डेफिनेशन चेंज हो गया, तो सक्सेस का तो डेफिनेशन चेंज होता रहेगा। फिर आप बोलोगे कि मेरा हेल्थ अच्छा हो तब सक्सेस होगा, फिर आप बोलोगे कि मेरा एक लड़का हो जाए तब सक्सेस अच्छा होगा। तो ये जो चीजें हैं चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो ये कब तक चलेंगे? तो हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम बस ये जानना चाहते हैं कि मैं जिस भी प्रोसेस में गया सक्सेस के, उस प्रोसेस को मैं एंजॉय करते रहूं, है ना। तो यही है, क्योंकि लाइफ निकलते जाएगी। आपको लगेगा कि जैसे अपन क्या करते हैं कि सपोज मेरे घर का एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हुआ, मेरे सपोज माइक्रोवेव ओवन खराब हो गया। ओवन खराब हुआ, आप सोचिए कि मैं इसको एक आध दिन बैठ के रिपेयर करूंगा या मैं रिपेयर वाले के पास दूंगा। हो गया 1 साल, ठीक है। अब अगले साल फिर से दुर्गा पूजा या दिवाली में सोचे आपने कि यार इस बार मैं रिपेयर करा दूंगा या कबाड़ी में बेच दूंगा या मैं रिपेयर करूंगा। हो गया 5 साल, पर अब ने डिसीजन नहीं लिया कि उसका करना क्या है। आप या तो उसको उस माइक्रोवेव ओवन को कप होल्डर बना दो, कप रखने का जगह बना दो, या बिस्किट रखने का जगह बना दो, या कबाड़ी में ही डाल दो। नुकसान होगा फायदा होगा, एक बार की बात है, खत्म हो जाएगा चीजें। पर उसको खींच के लेके जाने से क्या मतलब है ना। तो क्या है कि चीजें सॉर्टेड होना बहुत जरूरी होती है। वही है कि 1-1.5 साल में जो मैं सोच रहा हूँ कि 1-1.5 साल में जो होना है कर दूं, और अच्छे से कर दूं। अगर मुझे खुद रिपेयर करना तो मैं कर दूं, किसी और को रिपेयर करवाना तो मैं कर दूं, पर थिंग्स शुड बी सॉर्टेड, खत्म होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो यही चीज है, चीजें आगे बढ़नी जरूरी है। तो मेरा सक्सेस उसके लिए, अगर मैं देखूं, मैं सक्सेस का डेफिनेशन जो बोल रहा था, तो मेरा सक्सेस उसमें यह था कि आई शुड बी गेट रिड ऑफ दिस माइक्रोवेव ओवन। अब उसको आप फेंक के हटाओ कि आप उसको यूटिलाइज करके हटाओ, दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो मैं यही चीज बताना चाह रहा था। अब मैं आता हूं बैक टू थिंग्स। अब देखो, इस एग्जामिनेशन के कुछ पिलर्स हैं। जैसे इस एग्जामिनेशन के 5 पिलर्स हैं, मतलब सारे स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो, इसके 5 स्तंभ है। पहला होता है ज्योग्राफी, सेकंड होता है हिस्ट्री, थर्ड होता है पॉलिटी, फिर है इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। इसको बोला जाता है दीज आर द फंडामेंटल पिलर्स, है ना। शेयर मार्केट में भी अपने टेक्निकल्स होते हैं कि ये टेक्निकल्स सही है, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को देख के जो इन्वेस्टर हुआ अंदाज लगाता है कि हाँ, इसमें पैसे डालने से सही होगा। वैसे ही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ये 5 पिलर्स हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, इसको स्किप करने के अलावा कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। मीन्स यू नीड टू स्ट्रॉन्ग दिस 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट: भूगोल, इतिहास, राजनीति, देन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? तो अभी तक हम स्कूल में पढ़ते आए थे, हम हो सकता है स्टेट बोर्ड से हो, या हम सीबीएसई बोर्ड से हो, या आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आना। अल्टीमेटली एग्जाम तो अपना एक ही है ना। पहुंचना कहीं से भी आओ, पहुंचना एक ही जगह पे है, चाहे मैथ से हो, साइंस से बैकग्राउंड से हो। कुछ लोग नीट दिए होंगे, कुछ लोग जेई दिए होंगे। पहुंचना अब सब लोगों को अल्टीमेटली क्या है, आपको सिविल सर्विसेज पे पहुंचना है। जब सिविल सर्विसेज में पहुंच जाते हैं तो कोई नहीं पूछता आपका कौन सा बैकग्राउंड था। हाँ, इसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपका कौन सा बैकग्राउंड था। इसके बाद आप एक सिविल सर्वेंट रहोगे, आपकी आइडेंटिटी उसके बाद से चेंज होने वाली है। तो
ऐसा क्यों ना काम किया जाए जिसमें लाइफ टाइम आइडेंटिटी बन जाए मेरी, है ना। क्या है कि मैं क्यों स्ट्रगल करता रहूं कि हु एम आई, है ना। आप देखते हो कि ना, आप लोग क्या रोडीज में कुछ लोग जाते हैं, स्प्लिट्स व्लॉगर में जाते हैं कि इधर कि मैं अपने आप को शो करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ करके। अरे भाई, दूसरे प्लेटफॉर्म में क्यों जाना, आप अपना तैयारी करो, 1 साल में बता दो कि आप क्या कौन हो करके, लेट द रिजल्ट स्पीक, ठीक है ना। तो ये जो 5 पिलर्स में बता रहा था, ये हट गया, तो वो 5 पिलर्स मैंने जो बताया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इसी से ही स्टार्ट करना है। अब स्कूल टाइम में मैंने कोई ना कोई तो बुक फॉलो की होगी, है ना, जिस भी बोर्ड से पढ़ा था, तो उसी बुक से स्टार्ट करो। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैड फिनिश्ड अर्लियर, उस जगह से स्टार्ट करो जहाँ पे आपने पहले ख़त्म किया था, क्योंकि लर्निंग कभी भी अनलर्निंग नहीं होती। कोई चीज़ सीखा हुआ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरा कंप्लीटली भूल गया। जैसे गाड़ी चलाने आती थी, 20 साल हो गया गाड़ी नहीं चलाए, बट फिर भी जब गाड़ी में चलाने बैठोगे तो आपको फर्स्ट लेवल पे ही बहुत जल्दी आप सीख जाओगे कि गाड़ी कैसे चलानी है, क्योंकि आप बस प्रैक्टिस में नहीं हो। तो लर्निंग कभी भी 100% अनलर्निंग नहीं होती। तो आपने पास्ट में तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। अगर उस सब्जेक्ट्स को पढ़े हैं तो क्यों ना उसी बुक से पढ़ा जाए जिस बुक से मैंने पढ़ा है। बट अगर मेरे पास उस समय का नोट्स या बुक अवेलेबल नहीं है तो नो इशू, हम एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। अच्छा, दूसरा चीज है, ये तो कंफर्म हो गया कि पहला फाउंडेशन स्टेप्स क्या है, एनसीईआरटी की बुक। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड का एग्जाम पढ़ो, कौन सी बुक पढ़नी है वो पूरा लिस्ट आपको दे देंगे कि ये सारी बुक्स हैं जिसको आपको पढ़नी है करके। अब दूसरा चीज हुआ, अब स्टार्ट, बुक तो पता चल गई कि कैसे पढ़नी है, अब उसको कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, जैसे स्टोरी बुक पढ़ते हो वैसा, लाइक ए स्टोरी बुक ओनली। सिंपली 4 दिन 5 दिन उसको एक रीडिंग मारो, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं, जो पिक्चर्स वगैरह दिया है, माउंटेन्स का फोटो दिया होगा, कुछ एनवायरनमेंट के, कुछ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का दिया होगा, ये सब को देख के रीडिंग मारो, है ना। और एक रीडिंग मार के ख़त्म कर दो, इंटरेस्ट आएगा, अरे यार उस समय याद था, मुझे ये सब पढ़ा था, मैंने एग्जाम दे के भूल गया करके। तो अपने आप में इंटरेस्ट जनरेट करो। नेचुरली एक चीज़ होगा कि कुछ सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जैसे कुछ लोगों को हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का पॉलिटी में, कुछ लोगों का ज्योग्राफी में, हर का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी बुक्स पढ़ने से आपको एक तो पुरानी यादें आएंगी, नॉस्टैल्जिक वाला जो रहेगा वो से रहेगा। दूसरा क्या होगा, उस समय आप एग्जाम देने के हिसाब से पढ़े जो थे, तो उस समय मोस्टली आप लोग रटे थे एक्चुअल में, है ना। कॉलेज स्कूल टाइम में मोस्टली ऐसा ही होता है। तो अब इसको समझने की कोशिश करो सब्जेक्ट्स को। और जब ना पढ़ने बैठो ना, बस एक कॉर्नर में एक टेबल, मतलब कोई अपना रूम में ना एक कॉर्नर बना लो, उस कॉर्नर में ना एक अच्छा सा टेबल जो कि आपके हाइट के बराबर है, परफेक्टली ऐसा हो कि जिसमें आपका हैंड को रेस्ट मिल सके, आप लिख सको, वैसा एक टेबल बढ़िया से बना लो, है ना। एकदम वो सीन इमेजिन करो, ठीक है ना। जैसे आज 9 बजे खाना खा के आप क्या किए, उस रूम पे गए, उस रूम का कॉर्नर को साफ वगैरह किए, वहाँ पे टेबल रखे, चेयर रखे, और उस टेबल में कि सामने आपके पास कोई वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप रखे, इंडिया का मैप है तो इंडिया का मैप रखे, नहीं है तो मार्केट अभी नहीं जाना है, जब जाओगे तब ले आना, है ना, उसके लिए पैनिक नहीं होना। तो वर्ल्ड मैप और इंडिया का फिजिकल मैप रख दिए बढ़िया से सामने में। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको लगते हैं इस एग्जामिनेशन में पढ़ना चाहिए, वो सर से पूछ के या टीचर से या मेंटर से पूछ के आप वहाँ पे रख दो टेबल पे, ये सारी बुक्स होनी चाहिए। एक वाइट पेपर का बंडल रखना होगा आपको, जो कि एक जो बेस उसके लिए रख दीजिएगा ताकि उसमें लिख सको, पेंसिल, पेन, वो सारा चीज़ आसपास रहे, पानी का बॉटल रहे, और क्या था, हाँ, और आपके जो बुक्स जहाँ तक पढ़े हो उसके लिए आपके पास एक ये रहे, क्या बोलते हैं उसको, टैग्स टाइप का, ताकि आप यहाँ तक पढ़े हो उसको क्लोज कर सको। ये सारा चीज़ें रहे उस जगह पे। और उस जगह पे जहाँ पे हो, वहाँ पे अगर आप लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह से किसी से पढ़ते हो तो उसके लिए चार्जिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। नहीं है तो अभी बिजली वाले को नहीं बुलाना है, बुला लेना 2-4 दिन में, ठीक है। वहाँ पे एक पावर का अरेंजमेंट कर लेना, पावर का, ताकि लैपटॉप या मोबाइल को चार्ज कर सको, और इमरजेंसी लाइट अगर होती है तो उसके लिए भी चार्ज कर सको। वो आपका सेक्रेट प्लेस है, वो आपका मंदिर है। उस जगह में कोई गंदगी, उस जगह पे कोई खाना पीना कुछ भी नहीं होगा, है ना। जब भी मुझे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज उस जगह से अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कुछ और करना है,
उस जगह से हट के ही करूँगा। इवन मोबाइल पे भी मेरे पास फ़ोन आता है जिसको मुझे 5 मिनट्स का अटेंशन लेना है, तो मैं उस जगह से हट के ही करूँगा। बट मेक श्योर उस जगह का सैंक्टिटी मेंटेन करना, है ना, उस जगह का सैंक्टिटी मेंटेन करना। पढ़ने के लिए हमेशा से टेबल एंड चेयर ही यूज़ करना, और कंफर्टेबल चेयर होना चाहिए। परफोरेटेड चेयर होगा तो और अच्छी बात है, ताकि एयर ही रहे, लॉन्ग टर्म तक बैठ सको। ये हुआ आपका सिटिंग का। क्लास जब करते हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो मोबाइल को ऐसे पकड़ के नहीं होल्ड करो, आपका पेन होगा और नोट्स भी नहीं बना पाओगे। मोबाइल होल्डर आता है 50 रुपए का, मोबाइल होल्डर ले लो ताकि वो आई साइड के सामने रहे, है ना, एग्जैक्टली सामने रहे, है ना, और आप देख के क्लास कर सको। अगर पॉसिबल हो तो बड़ा स्क्रीन का मोबाइल या बड़े स्क्रीन का लैपटॉप यूज़ करो, ताकि आप आराम से क्लास कर सको, आपके आइज़ पे जोर ना पड़े, ठीक है। क्योंकि नेचुरली कुछ क्लासेस आपके हाइब्रिड मोड में होंगे, कुछ ऑफलाइन में होंगी, कुछ ऑनलाइन में होंगे। तो जो ऑनलाइन की क्लासेस होंगे उनके लिए आपके पास अरेंजमेंट होने चाहिए, ठीक है। जब अगर मोबाइल में आवाज़ कम है तो एक छोटा स्पीकर 400-500 का आता है, उसके साथ लगा दो, ताकि ईयर पे भी जोर ना पड़े, आइज़ पे भी जोर ना पड़े। जो जिस पे जोर पड़ना है वो है ब्रेन, उसके अलावा किसी और पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी डिस्टर्ब, ये सब एलिमेंट डिस्टर्ब करते हैं ना, तो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कम होता है। फिर क्या है, नोटिफिकेशंस जो आते हैं, अगर आप जिस मोबाइल पे हो उस मोबाइल पे अगर व्हाट्सएप वगैरह भी है, तो धीरे से कोशिश करो कि आप एक्सक्लूसिवली क्लासेस के लिए अलग से मोबाइल यूज़ करो, ताकि आप सिर्फ उसको लेक्चर्स को सुनने के लिए ही रखो। अगेन मैंने बोला ना, डिवाइस का सैंक्टिटी मेंटेन करना है, कि मुझे इसका पर्पस सिर्फ एग्जाम का पर्पस था करके। अब ये हो गया, अब मैं एकदम क्लियर हूँ, मेरा माइंड एकदम क्लियर है कि मुझे अब तैयारी करनी है करके। अब ये हो गया। अब जो फ्रंट पेज, मतलब सबसे राइट साइड में, अगर राइटी हो तो राइट साइड में, या लेफ्टी हो तो लेफ्ट साइड में, आपका एक सिलेबस होना चाहिए। इट मे बी इन इंग्लिश, इट मे बी इन इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, जो भी आपका सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज है उस पर होना चाहिए, प्लस इंग्लिश होना चाहिए, समझ ना, प्लस इंग्लिश होना चाहिए। तो 2 लैंग्वेज में होना ही चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो हमारा नेचुरली मदर टंग, किसी का भी तो इंग्लिश तो होगा नहीं, हर किसी का मदर टंग अपना ही लैंग्वेज का होगा, है ना। तो आप मदर टंग से अलग डेविएट कर ही नहीं सकते, आपके लिए सबसे कंफर्टेबल तो वही है, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी जो सिलेबस होगा वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, एक अपने लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश मैंडेटरी है, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल हैव टू रीच टू द इंग्लिश रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर लेवल यू हैव रीच्ड। मतलब आप कहीं से भी आए हो, आपको इंग्लिश पे जाना ही है। क्यों? क्योंकि सीसेट पेपर इज द मैंडेटरी पेपर, जिसमें इंग्लिश के पैसेजेस पूछे जाएंगे, और वैसे भी हर क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूछा ही जाएगा। तो अब इंग्लिश से डेविएट, इंग्लिश के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वो तो आपको सीखना ही होगा, चाहे रो के सीखो चाहे हंस के सीखो, वो सीखना ही होगा, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आपको इंग्लिश के, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो वैसे ही आते हैं, बाइलिंगुअल आते हैं, है ना, सिलेबस भी आपके पास वही होना चाहिए। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक अ हैबिट टू लिसन टू द मूवीज, न्यूज इन इंग्लिश एज वेल एज योर ओन लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, दोनों सुनो। जैसे क्या है, मेरे घर न्यूज़पेपर आता है ना। अब मैं सेकंड टॉपिक पे आ रहा हूँ, न्यूज़पेपर। मेरे घर में अगर न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर नेचुरली हर के घर में अपने लैंग्वेज का आता है, तो ठीक है, आने दो, पहले तो न्यूज़पेपर को ही पढ़ना चालू करो। तो पहला चीज ये है कि आई शुड बी मेकिंग जस्टिफिकेशन विद द रिसोर्सेस आई हैव। आई विल नॉट बी बाइंग एनीथिंग आउटसाइड until unless the things which I am already having। मतलब ये है कि चीजें जो जो रिसोर्सेस मेरे पास पहले से हैं, फर्दर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले तो आप ये देखो कि आप उसके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हो कि नहीं। पहला आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है, वाकई में वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कल के दिन दूसरा न्यूज़पेपर मंगा के भी वैसे पढ़ा रहेगा, मतलब क्या रहेगा। तो पहले तो चीज़ों को यूटिलाइज करना सीखो, है ना। अब आपके पास न्यूज़पेपर था, आपके पास जो बुक्स थी वो सबको, जो नोट्स आपके पास या व्हाइट पेपर बना हुआ है, आप बोलोगे कि 10 ही पेज है सर, मेरे को खरीदना पड़ेगा, तो बंडल खरीदने गए। नहीं, पहले वो 10 पेज को यूटिलाइज करना आज से स्टार्ट करो, है ना। तो इस तरीके से आपका चीजों को यूटिलाइज करने का हैबिट बनेगा, क्योंकि इन दिस एग्जामिनेशन रादर देन रीडिंग मल्टीपल बुक्स सिंगल टाइम, रीडिंग सिंगल बुक्स मल्टीपल टाइम इज द की। एक बुक को ज्यादा बार पढ़ो रादर देन ज्यादा बुक को एक बार पढ़ो, ठीक है ना। तो ये चीज है। दूसरा, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। ये एक फैक्ट है, रियल फैक्ट है। खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, जीके कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आपके सिलेबस में जो चीजें लिखी है उसमें लिखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस।
इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे घटनाएं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे महत्वपूर्ण हैं। अब ये घटनाएं आज की हो सकती है, पुरानी हो सकती है, कभी भी की हो सकती है, किसी कंट्री की भी हो सकती है, तो ये तो इनफाइनाइट है ना। तो इसलिए आपको कभी वो लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि आज मेरा प्रिपरेशन हो गया करके। जैसे आप कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में था कि मेरा सिलेबस मेरा चैप्टर खत्म हो गया तो मेरा सिलेबस हो गया, तो मैं अच्छे से हो गया करके, मेरी तैयारी हो गई करके। बट ये सेटिस्फेक्शन आपको इस एग्जामिनेशन कभी नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे मेरे को ये बनाना नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता। बट ट्रस्ट में जो हर एक सब्जेक्ट में अबव एवरेज का परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब वही सिलेक्टेड होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, ऐसा इसका मतलब ये है कि वो अबव एवरेज सब में है ना। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स ही 50%, टॉपर का मार्क्स ही 50% है ना। आप देखोगे पिछले बार का अगर यूपीएससी का कट ऑफ मैं बोलूं तो 200 मार्क्स में 75 मार्क्स का तो कट ऑफ था पिछले बार का, है ना। नॉर्मली पिछले बार बहुत कम था, नॉर्मली 90, 85, 95 ऐसा कुछ रहता है नॉर्मली। इसका मतलब मुझे 50% में ही निकलना है, तो मैं क्यों अपने आप को बहुत ज्यादा सोचूं कि मुझे बहुत ज्यादा परफेक्शन लाना है। आई डोंट हैव टू डू द पीएचडी। एंड नेचुरली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नहीं भी बनेंगे। जैसे आप क्या होगा, अभी जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो देखोगे कि आप में से आपका 100 में से चलो 50 बने, 40 बने, 60 बने, ऐसे कुछ बनेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% जैसे अपन स्कूल कॉलेज में लाते थे वैसे पूरे बन गए, कभी नहीं होगा। तो वो लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं आएगा। बट ट्रस्ट में इस प्रिपरेशन से आप फर्स्ट रैंकर ला सकते हो। अब आपको क्या है, पहले तो 2 लेवल होता है। पहला लेवल होता है कि आई शुड बी क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। सेकंड लेवल होता है आई शुड बी स्कोरिंग द रैंक, है ना। आई शुड बी सिक्योरिंग द रैंक, है ना। तो मैं अगर रैंक के लिए टारगेट करता हूं तो क्लियर करना तो नेचुरल है कि मैं क्लियर कर लूंगा, तो क्यों ना मैं सीधा से फर्स्ट रैंक के लिए टारगेट करूं। मेरा पहला टारगेट है कि मुझे इस एग्जामिनेशन में फर्स्ट लाना है। अब फर्स्ट लाने के लिए जो जिस लेवल का प्रिपरेशन है उसके लिए जो प्रिपरेशन करना करो। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से 75% मार्क्स लाना तो बहुत इजी है, और लेवल ऑफ हार्ड वर्क है 1 लेवल का, 1 लेवल का हार्ड वर्क। बट अगर मुझे 85% मार्क्स लाने हैं तो लेवल ऑफ हार्ड वर्क 2 लेवल का है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है, डबल हार्ड वर्क। अब मुझे अगर 95% लाना है तो लेवल ऑफ हार्ड वर्क ट्रिपल है। तो ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं, ये स्कूल कॉलेज में अपन यूज करते थे परसेंटेज, है ना। 75% तो कोई भी ले आता था, पर 85 लाना एक चैलेंजिंग था, और 95 लाना एक और चैलेंजिंग था कि कुछ भी ना छूटे मेरे से। तो मैं वही चीज को रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि हम जो 95% लाने के हिसाब से जो प्रिपरेशन करते थे, वही लेवल का प्रिपरेशन हमको इसमें करना है ना। और इन दिस एग्जामिनेशन व्हाट यू आर रीडिंग और व्हाट यू आर डूइंग इन द फ्रॉम द फर्स्ट डे, दैट मैटर्स रादर देन व्हाट यू आर डूइंग ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे में कुछ नहीं छोड़ना है, लास्ट डे में बस सोना है। और वहां जाके ना ये जो 2-4 एग्जाम में देने वाले आएंगे ना, एग्जाम देने वाले, उसको ऐसे दिखाना है कि कोई भी स्टोरी बुक पकड़ के देखो, हाँ ऐसा से पढ़ना है, इसी में से आएगा, इसी में से आएगा करके सबको डराना है। लास्ट डे में कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है ही नहीं वहां पे जाके, बस लोगों को फ्रस्ट्रेट करना है वहां पे। गेटिंग इट? ट्रस्ट मी, एक दिन पहले इस एग्जामिनेशन में अच्छी बात है कि कुछ नहीं पढ़ा जाता, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो भी है वो जीके है ना, वो डेवलप हो चुका है। तो दैट्स वाई जीके या करंट अफेयर्स का जो हैबिट है दैट डेवलप्स, वो एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। इवन हाउ टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, वो भी एक डेवलप करता है। जैसे क्या है, इवन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो लोग जैसे अगर सपोज 100-120 मार्क्स लाए हैं, 110 मार्क्स लाए हैं, तो उसमें से उन लोगों का ना श्योर 100% श्योर क्वेश्चंस होते हैं हार्डली 30 या 40, 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब बाकी को वो कॉमन सेंस से डेवलप करते हैं, जितना जितना प्रैक्टिस अपन करते जाते हैं रोज के रोज, उस कॉमन सेंस से डेवलप करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मतलब यही होगा करके। इसलिए ना जो लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं ना एग्जाम को, वो क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि वो कॉमन सेंस डेवलप कर लेते हैं। और कॉमन सेंस वो वाला कॉमन सेंस नहीं जो कि नॉर्मली बोलते हैं, हम लोग एग्जाम का कॉमन सेंस डेवलप कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो किस मेंटालिटी से पूछा होगा, है ना। तो वो डेवलप कर लेते हैं हम, और हम उसको डेवलप कर लिए ना, तो वो 30 के ऊपर में 20 मार्क्स हमको वहीं से आएंगे, 20 क्वेश्चन वहीं से ही लेंगे, और मेरा कट ऑफ वही निकालेगा। गेटिंग इट?
इसलिए वो जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं उससे आता है वो, है ना। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि जैसे मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, पर मैं जब ट्रैवल पे हूँ, जैसे मैं अगर बस में ट्रैवल करता हूँ, कार में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई शुड मेक श्योर कि मैं एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे वेबसाइट में, बहुत सारे ऐप में आपको फ्रीली अवेलेबल है। हमारे यहाँ भी जो GeoIS का दूसरा ऐप है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। और तीसरा जो AI बेस्ड ऐप है उसमें लगातार MCQs आते रहते हैं, अब जो जिस पे भी डालो MCQs आता रहेगा। तो ये जो 3 ऐप है हमारे GeoIS का, या कहीं का भी कोई भी ऐप यूज करो, उसमें MCQs को सॉल्व करते रहो, है ना। MCQ सॉल्व करते रहने से आपकी एक हैबिट डेवलप होगी, धीरे धीरे करके वो पार्ट ऑफ जीके बनने लगेगा, ठीक है ना। जैसे हम क्या कोई गेम खेलते हैं ना, तो कोई गेम में खेलते बार बार गिरते, फिर बाद में याद हो जाता है कि इसको ऐसे जाना है, उधर से जाना है। वही चीज है ना। मुझे 1 साल में मास्टरी करना है, तो मुझे हर टाइम को यूटिलाइज करना है ना, और मुझे 1 ही साल वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है, आई एम सेइंग, है ना। तो मुझे जब 1 ही साल इन्वेस्ट या वेस्ट करना है, तो क्यों ना मैं पूरा 100% दे दूं, है ना। अगर आप उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करोगे, तो वो भी आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमको उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए बैठे हुए हैं, इतने सारे एग्जामिनर्स में इतने सारे बच्चे चेक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो चीज़ है। अब दूसरा एक है कि सर मैं तो उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, है ना, मैं तो उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, अभी तो स्कूल कॉलेज में मैं कभी इतना टैलेंटेड रहा ही नहीं कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में एग्जामिनेशन क्रैक करके निकल जाऊँ, है ना। तो ये एक थॉट आता है, बट ट्रस्ट मी, इस एग्जामिनेशन में हार्ड वर्किंग पर्सन जो होते हैं, they can beat the talented person if talented people are not working hard. If talented person is not working hard, then hard working person can beat the talented person. स्कूल कॉलेज में टॉपर होना आपके सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। आप कहीं पे भी देख लो, आप जब ना अपने फादर या मदर से पूछोगे ना, तो वो देखोगे कि जो टॉपर था वो अच्छा कर रहा है, डिसेंट कर रहा है, पर जो बैक बेंचर था वो और अच्छा कर रहा होगा, है ना। तो इट डजंट मीन कि भाई टॉपर था वो अच्छा ही कर रहा होगा, बस हम डिसीजंस क्या लिए अपने करियर के लिए वही मैटर कर जाता है लाइफ में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि हमको स्किल पे फोकस करना है, अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। एग्जामिनेशन तो कोई ना कोई क्रैक निकलेंगे, हमको वो एग्जामिनेशन तो निकलेंगे, हम अपने लिए अपना करियर तो बना लेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए। जॉब लग जाना वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, ताकि मेरा नाम आए पेपर में सीधा मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, ठीक है ना। सो यही मुझे चाहिए था और यही मेरा थॉट है। अब देखते हैं, अब मुझे रियली में ये तो ओवर एम्बिशियस भी हो सकता है, एम्बिशियस भी हो सकता है, महत्वाकांक्षी भी बोल सकते हैं, आकांक्षी भी बोल सकते हैं। अब एस्पिरेंट बोलूं कि ओवर कॉन्फिडेंट बोलूं, दोनों में डिफरेंस है। तो अब एक एस्पिरेंट का क्या है, अगर वो आकांक्षा करता है, एस्पिरेंट है, तो उसको उस लेवल का तैयारी करना है। तो इसमें एक चीज है, हार्ड वर्किंग के साथ मुझे क्या चाहिए, वैसे लोग जो कंसिस्टेंट है, जो नियमित है, जो नियमित हैं, वो लोग मुझे चाहिए। सिंसियर, नेचुरली गर्ल्स थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियर होती है एज कम्पेयर टू बॉय, ये ऐसा हम देखते हैं। पर कोई भी पर्सन जो सिंसियर है वो उसको कर सकता है, जो कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन ये नहीं होता कि मैं हर दिन 8 घंटा पढ़ाई करूं, या हर दिन 6 घंटा पढ़ाई करूं, या हर दिन 5 घंटा। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी वो है जो मैंने आज अगर 4 घंटा पढ़ा, अगले दिन 6 पढ़ा, अगले दिन 3 पढ़ा, अगले दिन 5 पढ़ा, किसी दिन 8 पढ़ा, किसी दिन 5 पढ़ा, ये कंसिस्टेंसी है। अब लग रहा है सर ये तो अलग अलग है, पर किसी में भी जीरो है, एक भी दिन जीरो है नहीं है। इवन हो सकता है 1 घंटा भी हो जाए संडे के दिन, बट जीरो है नहीं है। ओवरऑल मैंने हफ्ते भर में कितना पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 10 13 18 26 5 31 32 आवर्स मैंने पढ़ लिया। 32 आवर्स के हिसाब से रफली 4.5 आवर्स का एवरेज मेरा निकल गया
4.5 घंटा मैंने रफली पढ़ लिया। मेरा हफ्ते का कोटा है 30 आवर्स का, जो मैंने आपको टारगेट दिया 30 घंटा पढ़ना है हफ्ते में। अब वो हफ्ते में आप 30 घंटा निकालो, चाहे रो धो के निकालो, कैसे भी करके निकालो, पर 30 घंटा मुझे चाहिए। इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर 30 आवर्स, इट मीन्स यू आर ऑन द ट्रैक, आप ट्रैक में हो। अब उससे भी ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा और टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, जो क्लास 12th खत्म किए हैं उनके लिए भी यही टाइम है, जो 12th खत्म किए उनके लिए भी यही टाइम है, जो वर्किंग है उनके लिए भी इतना ही टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो पर्सन ना कम्प्लीटली फ्री होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता, रादर देन जो वर्किंग है या कॉलेज गोअर्स है वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाता है, क्योंकि दैट पर्सन नोज कि आई हैव ओनली 4 आवर्स ऑफ माई टाइम, और वो 4 घंटे को ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम यूज़ करता है। ठीक है ना? तो वही 4 घंटे को, जैसे अपन देखते हैं ना, एग्जाम से पहले एक दिन पहले हम इतना सारा पढ़ लेते हैं, क्यों? एफिशिएंसी हाई हो जाती है। तो हम क्यों ना एफिशिएंसी हाई रखें। एफिशिएंसी हाई कर रखने का एक तरीका है कि आप खुद में एंगेज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका जर्नी लंबा है ना, वो उनको एंगेज होना भी चाहिए कहीं पे। एंगेज मतलब ऐसा एंगेज नहीं है ना, एंगेज मतलब कहीं पे एकेडमिकली एंगेज होना है, ठीक है ना, या कॉलेज में एंगेज होना है, वैसा एंगेज होना है। तो इससे क्या है, आपका रेगुलर टाइम होता जा रहा है, मिलता जा रहा है। ठीक है? तो ये है कंसिस्टेंसी। हर दिन पढ़ना इज द कंसिस्टेंसी। अब फेस्टिवल के लिए क्या करें? जिस दिन फेस्टिवल है तो कोई बात नहीं, फेस्टिवल वाले दिन सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़ चैनल लगा लो, न्यूज़ चैनल लगा दो, सुनते रहो, दिन भर न्यूज़ चैनल चलने दो, अपना काम करते रहो, साफ सफाई करते रहो, जो भी करना करते रहो, बट न्यूज़ चैनल चलते रहने दो, क्योंकि उस दिन का भी टाइम हमको यूटिलाइज करना है। या मेरे लेक्चर्स को चालू कर दो और वहाँ तक सुनते रहो, उस टाइम को भी यूटिलाइज करना है। तो हर टाइम को जब यूटिलाइज करना है और हर समय को मुझे मेटिकुलसली यूज़ करना है, क्योंकि मुझे 1 साल या 1.5 साल का टारगेट है क्या, फर्स्ट रैंक लाने के लिए। तो जब मेरे माइंड में हर समय यही रहेगा, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट दिस एग्जामिनेशन, तो क्या होगा, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ कार्य करते रहूंगा इसके लिए। गेटिंग इट? तो ये है बेसिक तरीका। अब कैसे पढ़ना है ये दिखाते हैं। जैसे आपने आज बुक का एक पेज निकाला मतलब फाड़ के नहीं निकाला ना, बुक का फ्रंट पेज जिसमें ये लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स, विषय सूची। अब विषय टेबल ऑफ कंटेंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे या यूनिट्स होंगे, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। अब वो बुक को एक एट ए ग्लांस पूरा देखो, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स को पूरा चेक करो। जैसे आपने एनसीईआरटी का क्लास 11 की बुक देखा, तो आपको यहाँ पे आवर अर्थ करके दिखेगा, फिर आपको जियोमॉर्फोलॉजी का दिखेगा, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशियनोग्राफी, इस टाइप का दिखेगा। आप सबके टॉपिक्स देखो, आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी या समझने को मिलेंगे। इस बुक को पढ़ने से मुझे क्या क्या सब चीज़ समझ आएगा। तो आपको ना एक नेचुरल क्यूरियोसिटी आएगा कि यार ये सब चीज़ों को इस तरीके से पढ़ना है करके, या मुझे ये सब जानने को मिलेगा। तो उस क्यूरियोसिटी से मैं पहला चैप्टर पढ़ना चालू करता हूँ, जिसमें से हम देखते हैं, हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन को तो छोड़ो, हम जहाँ पे वो कुछ बताना चाह रहा है या भूमिका बांधना चाह रहा है ना, उसको हम छोड़ के सीधा मेन कंटेंट पे आ जाता है। इवन उसमें पहला लाइन यही रहेगा, व्हाट इज ज्योग्राफी और व्हाट इज दिस, इस टाइप का पता बोलेगा। हमको लगेगा एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं, हम छोड़ देते हैं। नहीं, पहला क्लास या पहला चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस क्लास को आप अटेंड करते हो तो आगे के सारे लेक्चर्स में इंटरेस्ट बना रहता है। स्कूल का फर्स्ट डे हो, कॉलेज का फर्स्ट डे हो, या बुक का फर्स्ट पेज हो, ऑलवेज ट्राई नॉट टू मिस इट। ठीक है ना? इसको कभी कोशिश मत करो कि कभी मिस हो। ठीक है? इसलिए कोशिश करो कि पहले दिन से क्लास हो। जैसे कल इंडियन पॉलिटी की जो क्लास होगी, पहला क्लास रहेगा, उसको स्टार्टिंग से अटेंड करो, मजा आएगा उसको, तभी मजा आएगा। कोई भी सब्जेक्ट का पहले तो भूमिका बनता है ना। तो ये है। अब ये जो है, अब बुक को आपने पढ़ना चालू किया चैप्टर बाय चैप्टर। हैव अ पेंसिल विथ यू, पेंसिल के साथ आप ऐसे अंडरलाइन करते जाओ, है ना, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। अभी तो आप यू आर नॉट इन पोजिशन टू guess कि what is important and what is not, but having a pencil in your hand, it will make sure that you are concentrated enough, है ना। आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके हाथ में पेंसिल या कलम होनी चाहिए, ताकि आप उसको तुरंत से मार्क करो। जितना मार्क करोगे, ज़्यादा मार्क करोगे तो ज़्यादा ध्यान है, ऐसा नहीं है, पर क्या है,
मार्क करते जाओगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बना के रखना है। और एक बार बन गया तो उसके बाद ना उसको कंप्रोमाइज मत करो। जैसे घर वाले खाने के लिए बुला रहे हैं या कुछ है, तो ऐसा करो कि या तो खाने के बाद ही बैठो, या तो ऐसा बैठो कि भाई 15-20 मिनट 40 मिनट है मेरे पास, उसके हिसाब से बैठो। इट डजंट मीन मेरे पास 10 मिनट है तो बैठूं ही ना, नहीं 10 मिनट नहीं है, 10 ही मिनट है तो मैं कुछ ऐसा टॉपिक पकड़ूं जो कि बुक से ना पढ़ना पड़े, मैं कुछ ऐसी रैंडमली देखूं। जैसे क्या होता है कई बार मुझे इवन बुक्स को अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए रहता है कि इसको इधर रखना उधर रखना है, तो 10 ही मिनट टाइम है, तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में फोकस करो, है ना, कि अरे मेरा ब्लैक पेन में रिफिल नहीं है, रिफिल भर देता हूँ, या पेंसिल शार्प नहीं है उसमें शार्प कर देता हूँ। तो आप उस समय प्रोडक्टिविटी जब 5-10 मिनट रहता है तो ये सब काम करो, या साफ सफाई कर दो चेयर वगैरह का ताकि आप अच्छे से बैठो, या पानी का बॉटल को फुल कर दो, इस तरीके से ये सारे तरीकों को यूज करो, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब ये तो किसी भी एग्जाम के लिए ये चीज अच्छी बात है। अब मैं आ रहा हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कैसे पढ़ना है। तो पहला चीज, अभी नोट्स मत बनाओ, नोट्स नो, है ना, अभी नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाने में आप क्या होगा कि आपको पता नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि कोई भी नोट्स होता है वो ओरिजिनल कंटेंट का ओनली 10% होना चाहिए। बट वॉट यू डू, यू कीप ऑन कॉपिंग द थिंग्स विच आर मेंशन देयर। नोट्स ऐसे नहीं बनाया जाता कि जो बुक में लिखा है उसी को नोट्स बनाया, नहीं। हाँ, बट कुछ लोगों को नोट्स बना बना के पढ़ने की हैबिट होती है। तो नोट्स क्या है, आप जो पढ़े हो उसको अपने माइंड में पहले समराइज कर लो कि क्या मैंने समझा, अब उसके बाद बिना देखे नोट्स बनाओ। गेटिंग इट? ये उनके लिए जो लोग को नोट्स बना के पढ़ने की आदत है। तो पहले पढ़ा, मैंने समझा और नोट्स लिखा। जब मैं लिखने जाऊंगा तो मुझे समझ आएगा कि मैंने नहीं समझा है, ठीक है ना। जब नोट्स बनाने जाऊंगा तो मुझे समझ आएगा कि मैंने नहीं समझा है, तो मैं फिर से पढ़ूंगा और उसके बाद फिर नोट्स बनाऊंगा ना। तो ट्रस्ट मी, ये जो लेवल का प्रिपरेशन होता है ना, इधर से ऐसे निकलना वो सही है, रादर देन सीधा ऊपर से बाईपास होकर निकलना। जो लिखा हुआ है उसको मैं नोट्स कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन में तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट मुझे क्या करना है, पहले ब्रेन में लाना है, समझना है, समराइज करना है, उसको नोट्स बनाना है इन माई वर्ड्स, ठीक है। वो है नोट्स बनाने का तरीका। वैसे ये तो उनके लिए है जो लोग को नोट्स बनाने की पढ़ने के समय नोट्स बनाने की आदत है। पर जिन लोगों को नोट्स बनाने की नहीं आदत है, बस आराम से बैठ के पढ़ो उसको सिंपली, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। अब ये चीज हुआ, इनिशियली गो स्लो, आई एम सेइंग इनिशियली गो स्लो, हार्डर यू विल गो, फास्टर यू विल गो, यू विल स्टॉप अर्ली देन योर डेस्टिनेशन। हमको फास्टर तो जाना है पर अभी पेस नहीं बनाना है, थोड़ा सा वेट करो, 10-15 दिन वार्म अप करो, तब फिर डंबल मारो हैवी वाला, ठीक है ना। तो 10-15 दिन वार्म अप पे जाओ, अपन भागेंगे 1 महीने के अंदर ही भागने लग जाएंगे, 1 महीने क्या 20 दिन के अंदर ही भागने लग जाएंगे, पर इनिशियली 20 डेज गो स्लो। अच्छा, अब क्या है, ज्योग्राफी के लिए जो बुक्स आपको रेफर करनी है, स्टार्ट करनी है, उसमें मेन है 11th क्लास, 11वीं की जो एनसीईआरटी की बुक होती है, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके दो पार्ट है। पहला है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। भारत का भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल का मूलभूत सिद्धांत, ये 2 बुक है जो कि एनसीईआरटी के साइट से या जीओआईज के वेबसाइट के साइट से, दोनों जगह से कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस बुक को डाउनलोड करके स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करना है? ये वाली बुक से, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आप बोलोगे सर क्लास 6, 7, 8 क्या करूं? क्लास 6, 7, 8 में जा सकते हो, बट अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो
ये नहीं समझ आ रहा है ना, तो पीछे के एक क्लास 10th या क्लास 9th में जाओ। वो नहीं आ रहा था, क्लास 6 में जाओ। 6 भी समझ नहीं आ रहा तो एक काम करना, एक कटोरे में पानी लेना और डूब के मर जाना, ठीक है ना। तो 6 से नीचे समझ आना चाहिए, नहीं तो वही कटोरा वाला स्टाइल करना और डूब के मर जाना, ठीक है। 6 तक तो आने ही चाहिए, ठीक। ये है क्लास 11 का। दूसरा है क्लास 12th का ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है इसको अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस बुक को थोड़ा बाद में पढ़ना। हिस्ट्री, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। आवर पास्ट 1, 2, 3, 3 पार्ट है। हिस्ट्री को एनसीईआरटी से पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता, बट अगर जिसको हिस्ट्री थोड़ा भी समझ नहीं आता या थोड़ा भी उसको मज़ा नहीं आता, उसको इससे बहुत मज़ा आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से, है ना। उसको ना एक ना एपिसोडिक थिंग्स मिल जाएंगे, वेब सीरीज जैसे खत्म करते हैं ना वैसे टाइप का। पार्ट 1 मैंने पार्ट 1 खत्म कर लिया, पार्ट 2 खत्म किया, पार्ट 3 अलग अलग क्लासेस में है, 7, 8, 9, 10 इस टाइप की क्लासेस में है ये। तो इसको आप खत्म कर लेना हिस्ट्री का। बट जिनका हिस्ट्री ठीक ठाक है तो डोंट गो फॉर दिस बुक। कौन सा, ये एनसीईआरटी की ये वाली बुक पे मत जाओ। जिनका हिस्ट्री ठीक ठाक है तो उनको किस में जाना है बता रहा हूँ। वो लोग जिनका हिस्ट्री ठीक है, अगर वो इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम के हैं तो जाओ तमिलनाडु के हिस्ट्री बुक, तमिलनाडु हिस्ट्री बुक। किसके लिए? एंशियंट एंड मिडिवल के लिए, एंशियंट एंड मिडिवल, मध्य भारत और प्राचीन भारत। और जिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपान चंद्र की बुक से जाओ। ये हुआ इंग्लिश के लिए जिनको जाना है। अब जिसको हिंदी या बंगाली के लिए जाना है उसके लिए वैसे हमारे GOIS का जो बुक है दैट इज़ वंडरफुल। इफ इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यू देन गो फॉर ओल्ड NCERT हिंदी बुक, ठीक है। तो हिंदी वाले ये, इंग्लिश वाले ये। बंगाली के लिए अपने बंगाली बोर्ड का बुक जो है होता है उससे स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है। तो ये हुआ आपका हिस्ट्री का। कहाँ से स्टार्ट करना है मैंने बता दिया। इसके लिए जो मेन बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जिस पे आपको अल्टीमेटली जाना है वो है स्पेक्ट्रम की। पर स्पेक्ट्रम आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराएगा बट आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा। क्या है कि स्पेक्ट्रम ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनी है। जो पढ़ चुका है, जिसको हिस्ट्री पता है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखने के लिए स्पेक्ट्रम बनी है ना। तो आपको डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में जाने से इंटरेस्ट जा सकता है, इसलिए बिपान चंद्र क्या है आपको लाइक स्टोरी बताएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। आगे चलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी की बुक काफ़ी अच्छी है। ट्रीट इट एज अ इम्पॉर्टेंट बुक। एनसीईआरटी की बुक्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, तो इसको पढ़ सकते हो। बट किसी भी तरीके से जल्दी से पहुंचना है आपको लक्ष्मीकांत तक। इस लक्ष्मीकांत के साथ प्यारे लाल नहीं है। लक्ष्मीकांत एक पॉलिटी की बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है, पर अभी नहीं खरीदना। अगेन आई एम सेइंग, पहले एनसीईआरटी की सस्ती वाली 50-60 रुपये 70 रुपये वाली बुक खरीद लो और या तो डाउनलोड कर लो, पहले उससे पढ़ो। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पहले इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इट? तो लक्ष्मीकांत की बुक जो
चाहे किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के हो, दिस बुक यू विल हैव टू रीड। ये 2 बुक्स काफ़ी हैं पॉलिटी के लिए। फिर है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सॉरी, इकोनॉमी। तो आपको ऑल टाइम इकोनॉमिक रहना है ना, रिसोर्स का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना है। इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है, मैक्रो, एनसीईआरटी की। अगेन 60 से 70 रुपए वाला सोल्यूशन, ठीक है ना, वैसी ही वाली बुक है। एनसीईआरटी डाउनलोड हो जाएगी, बट बहुत अच्छी बुक है। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। वैसे इकोनॉमिक्स को ना कुछ लोगों को विदाउट गाइडेंस समझ नहीं आता, तो अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा भी नहीं समझ आता आपको, तो वेट फॉर द टीचर्स लेक्चर। टीचर के लेक्चर के लिए वेट करो, उनका आने के बाद आप उसको पढ़ना चालू करना, ठीक है। इकोनॉमी में थोड़ा सा होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमको समझ नहीं आता, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, पर जिनको दिक्कत नहीं होती दे कैन स्टार्ट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसके लिए शंकर गणेशन की एक बुक आती है 250 रुपए की, टीएमएच पब्लिकेशन की, इंग्लिश की। और जो हिंदी वाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं अरिहंत की मैक बुक, ये यूज़ कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के लिए। दीज आर द बुक्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स आपको और बताएंगे। इसके लिए एक्चुअली सही बताओ ना, इकोनॉमी के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। जिस दिन आपको न्यूज़पेपर अच्छे से समझ आ गया, मान के चलो न्यूज़पेपर का इकोनॉमी वाला सेक्शन, मान के चलो यू आर डन विथ योर प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमी। गेटिंग इट? इकोनॉमी के लिए कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, 2 ही सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, वन इज ज्योग्राफी, सेकंड इज इकोनॉमी। इसमें आपको टाइम लगेगा, बट वंस यू हैव कंसोलिडेटेड योर थॉट्स, वंस यू हैव कंसोलिडेटेड योर कंसेप्ट्स, देन इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। मैं वही सोच रहा था कि सॉल्व नहीं होंगे बोल रहे हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ये है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के साथ। अगला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ ये है क्लास 6 की आवर एनवायरनमेंट की बुक है। वैसे अभी जीओएस का एक फाउंडेशन कोर्स भी चालू होने वाला है, अभी 24 जून से ही स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी का फाउंडेशन, सारे एनसीईआरटी का फाउंडेशन, तो वो कम प्राइस में भी है। तो वो सिंपली आपको सारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन होगा, पर जो लोग मेन सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल करेंगे उनको वो बाय डिफ़ॉल्ट साथ में मिलेगा, उनको लोग अलग से उसके लिए एनरोल करने की जरूरत नहीं है। तो ये है क्लास 6, अभी 24 जून से ही चालू होने वाले, सारे एनसीईआरटी का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा ताकि आपका बेस बन जाए। वो मेनली उन लोग के लिए अच्छा है कि जो लोग का बेस मैथ्स वगैरह से है ना, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है वाला जो चीज़ होगा। और सारे स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी सबके लिए वो फंडामेंटल का काम करेगा। अच्छा, क्लास 6 है ओवर एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो बुक है, इसके लिए एक राजा गोपालन की बुक आती है, इसकी बुक आती है, वो अच्छी बुक है। या तो उसके अलावा आप खुल्लर की बुक आती है, ये दोनों में से कोई एक को रिफर करना, कोई भी वन, राजगोपालन या खुल्लर, इसकी दोनों में से किसी एक की बुक, DR खुल्लर करके हैं, दोनों में से किसी एक। ये ओक ब्रिज पब्लिकेशन की होती है और ये GK पब्लिशर की होती है। तो ये बुक्स हैं एनवायरनमेंट के लिए। इसमें भी जैसे इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट था न्यूज़पेपर, वैसे ही एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्यूज़पेपर। अगर इस बार के यूपीएससी क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि कौन कौन से कीड़े मकोड़े का किसका किसका नाम दिया था जो कि न्यूज़ में था, है ना। तो अभी जैसे चीता आया था, रिसेंटली जान रहे होगे चीता आया था, तो एक क्वेश्चन आ गया था कि चीता जो है लॉयन के जैसा रोर करता है कि नहीं आता है, जैसे लॉयन अपना टेरिटरी बनाता है वैसा चीता बनाता है कि नहीं। तो
तो ये क्वेश्चन कहाँ किसी बुक में मिलेंगे नहीं, बट जस्ट बिकॉज इट वॉज इन द करंट न्यूज दैट्स वाई इट हैज़ बीन आस्क्ड। सो एनवायरनमेंट के मोस्टली क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि च्यूइंग गम जो हम खाते हैं, तो च्यूइंग गम क्या प्लास्टिक पोल्यूशन करता है और क्या वो एक सोर्स है? तो यस, ये कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, बट वो आपको करंट अफेयर से आएगा कि यस च्यूइंग गम एक प्लास्टिक का पोल्यूशन करता है। वैसे ही एक पूछा था कि मेम्ब्रेन से एक पूछा था कि आजकल वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के हैं हो या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो, दे आर मोस्टली इन द एप्लीकेशन डोमेन। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जो कि पहला लेवल होता है पहले मुझे नॉलेज हो जाए उसके बारे में पता है, इस सब्जेक्ट के बारे में पता है। सेकंड होता है कॉम्प्रिहेंशन, मुझे इसके बारे में समझ आता है, इसके बारे में कॉम्प्रिहेंशन है, আমি বুঝতে পারি। थर्ड थिंग इज एनालिसिस, I can analyze, and fourth thing is application, I can apply my knowledge, है ना। इस तो मुझे पढ़ना है इस लेवल का, कोई भी चीज को बिना समझे नहीं रखना है, गेटिंग इट, बिना समझे नहीं रखना। इवन स्कीम्स या योजनाएं होती है ना, उसको भी बिना समझे नहीं रखना है। क्योंकि देखो, जैसे कोई भी स्कीम का एक पहला पर्पस, जैसे कोई योजना है ना, सपोज जननी सुरक्षा योजना, JSY, जननी सुरक्षा योजना, नाम से क्या लग रहा है? पहला देखो, किसी भी चीज को याद कैसे रखना है, जननी सुरक्षा योजना, नाम से क्या लग रहा है? किसी प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में होगा, प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में होगा। अब उस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या क्या चीज होगा, जो प्रॉब्लम्स हैं उसी से रिलेटेड होगा। क्या क्या? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी मतलब समझते हो कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी हो, घर में डिलीवरी ना हो कि आसपास की दाई वाई आई और आके डिलीवरी कराई, गर्म पानी ला दो, पर्दा लगा दो, तो डिलीवरी हो जाए, वैसा नहीं। दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स का ध्यान रखना है। तीसरा है कि उनको मॉनेटरी बेनिफिट देना, मॉनेटरी बेनिफिट देना। और लास्ट ये है अवेयरनेस कि व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड बी डूइंग एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ये अवेयरनेस वाला जो लाइन है ना, इसको सब में चिपका देना, क्योंकि हर में एक मेजर पार्ट यही रहता कि अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं रहता ये सब स्कीम्स चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। तो देखो, मैंने अप्रोच कैसे किया कि इसमें होता क्या होगा, नाम से क्या लगता है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें जो चीज़ें नहीं थी उसको बस मैं याद कर लिया, मतलब जो मेरे थॉट में नहीं आया उसको बस याद कर लिया, बाकी चीज़ें तो ये सब होनी ही चाहिए, तो मैं क्यों रटूं? तो जो चीज़ आप जानते हो उसको क्यों रटोगे? हम क्यों रटने लग जाते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि हम जानते हैं कि नहीं। हम अपने आप को बिना टेस्ट किए ही सोच लेते हैं कि हमको नहीं पता है ना। तो यहीं पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब साइंस के क्वेश्चंस या साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो भी हमेशा से एप्लीकेशन लेवल पे होता है। एप्लीकेशन लेवल पे समझ लो कि भाई कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि नाउ इट इज बहुत सारे साइंस के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, AI आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है, 3D टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग आ रहा है, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं और कर रहे हैं। वेदर आई शुड नॉट बी नोइंग दिस थिंग्स, है ना। हम जैसे हम अपने पेरेंट को देते हैं मोबाइल, तो वो लोग प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाते, अरे ये इसको व्हाट्सएप कैसे करना है, किसको क्या करना है, तो हमको लगता है कि यार अरे कैसे उनको पता नहीं है करके। वैसे ही हम रह जाएंगे अपने समय में जब हम ये सब चीज़ों को नहीं जानेंगे, है ना। तो क्या है, आप जब तक अपडेट हो सकते हो तब तक तो अपडेट करो। तो जो चीज़ें आपके यूथफुल स्टेज में आ चुकी है, अगर आपको वो भी नहीं पता है तो इसका मतलब आप आउटडेटेड हो अभी से, गेटिंग इट। तो पहले चीज़ों को जानो, नॉलेज पहला लेवल है, फिर समझो, कॉम्प्रिहेंड करो। थर्ड थिंग, एनालाइज करो विच थिंग इज बेटर, विच थिंग इज नॉट गुड। जैसे वेदर आई शुड बी टेकिंग द 5G मोबाइल, 4G मोबाइल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 5G एंड 4G मोबाइल, ब्लूटूथ क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, वाईफाई किस सिग्नल पे काम करता है, रेडियो क्या है, माइक्रोवेव क्या है। जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, आई शुड नॉट बी नोइंग दिस थिंग्स, आई शुड बी नोइंग दिस थिंग्स। हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी मिशन हुआ है, मिशन ऑन मंगल हुआ है, समुद्रयान चालू करने वाले, इतना सारा मिशन चल रहा है। इस सारे मिशन के बारे में हमको नहीं जानना चाहिए? जब फॉरेनर्स को पता रहता तो बीइंग एन इंडियन यू शुड बी नोइंग। हर साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब यूनेस्को को पता है आपके यहाँ इंडिया में ये सब साइट्स है, आप एक
सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, आपको नहीं पता रहना चाहिए? आपको पता रहना चाहिए। तो यू शुड बी अवेयर सिटीजन, क्योंकि आप अवेयर रहोगे तभी तो आप वैसे स्कीम ला के सब लोगों को बेनिफिट दे पाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के सिस्टम में सबसे बड़ा इशू है कि द पीपल टू whom आई शुड बी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सर्विसेज। जिनको मुझे सेवा देना है उनको ही नहीं पता है कि सेवा क्या क्या, कौन कौन सी सेवा उनको मिल सकती है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वो लोग रिलेक्टेंट हैं, वो नहीं चाहते कि मुझे सेवा दो, वो आपको मना करेंगे, बहुत सारे जो कस्टम्स हैं उसके अगेंस्ट में हो जाएंगी आपकी सर्विसेज, बहुत सारा अपोज होगा। फाइनली वो लोग को किसी के तरीके से कन्विंस करके उनके बेनिफिट के लिए आपको काम करना है ना। तो ये चीज के लिए पहले आपको तो समझना पड़ेगा ना। तो जो चीज को आप बेच रहे हो उस चीज को आप नहीं समझोगे तो कैसे बेचोगे आप, isn't it? तो ये है। अब इस एग्जामिनेशन में दो तीन चीजें और हैं, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से लूंगा। एक 12th फेल मूवी आई थी, जानते होगे 12th फेल मूवी। तो उसमें जो लोग देखे ना, तो कुछ बच्चे जो देखे वो बहुत मोटिवेटेड हुए कि ऐसे कंडीशन में भी उसने जब एग्ज़ाम निकाल लिया तो मैं भी निकाल सकता हूँ, इतना कम रिसोर्सेज में इतना मेहनत करके निकाल लिया तो मैं भी निकाल सकता हूँ। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वैसे रहे, उनका नज़रिया ये था इतना मेहनत करना पड़ेगा इतना मेहनत करके उससे अच्छा नहीं करूँगा तो क्या हुआ कि देखने का नज़रिया है। जैसे मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है कि समटाइम्स रिसोर्सेस यू माइट बी हैविंग, बस उसको कैसे यूटिलाइज करना है आपको पता होना चाहिए। गलती क्या हुआ बाकी लोगों के साथ, उनको उनको पता नहीं था कि भाई उसको खींचना ही है, कि उसके अंदर का बॉल, इसके अंदर में जो बॉल है वो इम्पॉर्टेंट है, कि एक्चुअल में किस चीज़ की यूटिलिटी है। देखो डिफरेंस इसमें समझना। इसमें पहला चीज़ ये है कि पहले पहुंचाना मकसद है, कि उसका ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचाना मकसद है। तो जैसे इनके हिसाब से हो सकता है इनका मकसद ये हो कि उसको जैसा था वैसे ही पहुंचाना, बट इनके हिसाब से ये मकसद हो कि इसके अंदर का जो मटेरियल है जो कि मूव कर सकता है उसको पहुंचाना वहां तक। तो डिफरेंस बस इतना ही आया कि आपका यूटिलिटी, कि एक्चुअल में जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उसका यूटिलिटी है कि नहीं, जो मैं टाइम दे रहा हूँ उसका यूटिलिटी है कि नहीं। तो हर समय मुझे कॉस्ट टू बेनिफिट देखते रहना है कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ क्या उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं। अगर ऐसे आते हैं तो मैं उसको पूरा का पूरा बॉक्स लेके क्यों चलूं जब क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। तो तरीका ये है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, और इससे पैटर्न ऑब्जर्व करो कि आपका तरीका कैसे होना चाहिए। स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, अगर पहले पहुंचना इज इंपॉर्टेंट और मटेरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट, देन पहले पहुंचो तब बाद में चीजें करो। तो डिपेंड्स। तो इसलिए हो सकता है ये सही भी कर रहा हो, ये गलत भी कर रहा हो, है ना। ये गलत तब करेगा जब उसको बॉक्स पहुंचाना था उसने अपना शॉर्टकट निकाल लिया, उसने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। बट सेकंड थिंग ये है कि उसके अंदर में जो बॉल था उसको पहुंचाना था, या बॉल बना के पहुंचाया जा सकता है तो उसको बॉल बना के पहुंचाओ। तो यही है ना। एक ही दो ही तरीका होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम आपके ऊपर राइट करे या आप उसके ऊपर राइट करो। तो हम सेकंड अप्रोच में जाएंगे, हमको डर डर के नहीं जीना है ना, डर डर के नहीं जीना है। हमको तैयारी करना है तो अच्छे से करना है कि मेरा होगा कि नहीं, वो नहीं, मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यही है। अब आप लोग का जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी।
अच्छा, जब हम लोग प्रिपरेशन करने में जब ऐसे स्टार्ट करेंगे 1-2 महीने के अंदर में ना, हम क्या है, भले आईएएस की तैयारी चालू जस्ट किए हैं, बट हम अपने आप में आईएएस फील करने लगेंगे। क्या होता है, हम लोगों को बताने लग जाते हैं कि मैं शेर हूँ और एक्चुअल में मैं क्या हूँ, अभी कैट ही हूँ, है ना। तो बताना नहीं है कि भाई मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो नहीं बताना है। अभी सिर्फ फोकस करना है अपने को शेर बनाने में, है ना। हाँ, आपको इसमें फ्यूचर देखना है बट प्रेजेंट नहीं देखना है इसमें मिरर में, कि मुझे बनना है और उसके लिए क्या क्या करना है वो देखना है। पर जिस दिन आप फील करने लगोगे कि नाउ आई एम बेटर देन अदर्स, तो उस समय आपका लर्निंग कैपेबिलिटी या ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी कम होने लगेगी। स्पीक लेस, लिसन मोर। ज़्यादा सुनो और बोलो कम, ठीक है। हो सकता है टीचर के पास आपसे नॉलेज हो सकता है कम हो, बाय द वे, तो ठीक है ना, उसके पास कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव मटेरियल है जो कि आपके पास नहीं है जानने का, तो उतना जान लो, आपका काम हो गया। आपको तो पता ही है जो जो चीजें पता थी। तो क्लास में जस्ट बताने के नाम से नहीं बताओ, आपको क्यूरियोसिटी के हिसाब से पूछना है तो पूछो, क्योंकि आप जब बताने के हिसाब से बताते हो तो टीचर का भी टाइम वेस्ट होता है। दूसरा, इतने देर में टीचर जो आपको चीज पूछता, मतलब बताने के हिसाब से, मतलब आपका नॉलेज नहीं बताना है आपको, आपसे मेरे से नॉलेज लेना है, तो आप मेरे से नॉलेज ले लो, जितना लेना है ले लो, है ना। इवन अपने स्टूडेंट्स या फ्रेंड से भी नॉलेज ले लो, आपका नॉलेज तो आपके पास है ही, है ना। तो आप यहाँ पे रिसीविंग एंड में हो, गिविंग एंड में नहीं हो। गिविंग एंड में बाद में आता ना, अगर रिसीविंग एंड में नहीं रहोगे तो गिविंग एंड में ही रहोगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, आप पहले रिसीव करो जो चीज़ें बोली जा रही है, उसमें से कुछ आपके काम की होंगी, कुछ आपके काम की नहीं है। पर नेचुरली एक चीज़ कंफर्म्ड है, अभी हम उस लेवल पे हैं कि कम से कम 3-4 साल हमसे लेते रहोगे तब उस हमारे ऊपर थॉट ले पाओगे, है ना, उस लेवल से जा पाओगे। तो एटलीस्ट ये करो कि बस सुनो, समझो। और एक बेसिक चीज़ होता है ट्रस्ट एंड बिलीफ, है ना। विश्वास एंड भरोसा में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि आपको पहले ट्रस्ट कर लेना है कि ये चीज़ें होती है, नहीं सॉरी, एक पहले बिलीव कर लेना है कि ये चीज़ सही है, मतलब ये टीचर सही है या ये डॉक्टर सही है, एक बिलीफ रख लो पहले, और धीरे धीरे करके आपको भरोसा होने लगेगा, है ना। धीरे धीरे करके आपको ट्रस्ट होने लगेगा। ट्रस्ट धीरे से आता है जब आपको पता चलेगा कि यस आई एम हैविंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डिलीवर टू यू विच इज़ यूजफुल फॉर यू, तब धीरे धीरे करके आपका ट्रस्ट बिल्डअप होने लगेगा। तो पहले अपने आप को कहीं अटैच कर लो, अब उसमें से धोखा मिले तब भले कहीं जाओ, बट पहले तो ट्रस्ट तो करो। तो इसलिए क्या है, हर एक टीचर पे पहले ट्रस्ट करके बस सुनना चालू करो, है ना। पहले ट्यूनिंग बैठेगी और उसके बाद देखना रिसीविंग काफ़ी अच्छा होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो ये कंफर्म्ड है कि अगर मैं जिस गाइडेंस से दे रहा हूँ उस गाइडेंस को आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी यू विल बी सेलेक्टेड, है ना। आप बस उसको फॉलो करते रहो, है ना। एंड फॉलोइंग द थिंग इज द मेन थिंग। हम सब्जेक्ट को पढ़ाने से ज़्यादा हम आपको गाइड करने के लिए बने हैं, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ने के लिए बने हैं, कैसे लिखना है इसके लिए बने हैं, ठीक है ना। इवन सब्जेक्ट को बताने के लिए तो है ही, द थिंग इज दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, हमारे पास अगर क्या होता है ना, जैसे मेरे पास अगर 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है तो मैं चलना कम कर देता हूँ, तो वो नहीं, मैं उस जगह पे चलूंगा जिस जगह पे रिक्वायरमेंट है, पर जिस जगह पे गाड़ी की जरूरत है उस जगह पे गाड़ी पे भी जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे मुझे गाइडेंस की जरूरत है उस जगह पे मैं तो क्लास को अटेंड करूंगा ही, पर जहां जहां पे मैं पैदल चल सकता तो वहां वहां पे तो चलूंगा। मतलब जो सब्जेक्ट्स मुझे इजी लगते हैं तो वहां पे मैं अपने लेवल पे पढ़ना तो चालू कर दूंगा, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तब आएगी, जब टीचर क्लास चालू करेगा तब करेगा, पर मैं अपने लेवल पे तो चालू कर सकता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही अपन कोचिंग ज्वाइन करते हैं या क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम चलना भूल जाते हैं। भाई चलना तो आपको बेसिक करेक्टर है, ठीक है। तो इसमें से डेफिनेटली ऐसे सिलेबस के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आप खुद से कर सकते हो, बट उसके लिए वेट मत करो, क्योंकि आप वहां पे भाग सकते हो, वहां पे तेजी से भाग सकते हो, और पैरेलली क्लास में भी चलेगा दोनों चीजें, तो आपका टाइम बचेगा ना, और दोनों लेवल का प्रिपरेशन होगा। और जब क्लास में वो चीजें होंगी तो आपका रिपीट भी होगा, रिवाइज भी होगा। तो और आपके पास बेटर लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि टीचर से चैलेंज थ्रो करो कि भाई सर ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, तो टीचर भी प्रिपेयर्ड होकर आएगा और मजा आएगा, इजंट इट। तो ये तरीका होता है, ठीक। तो इसलिए है अपने आप को आइडेंटिफाई करो। और लास्ट ये है कि जैसे एक बच्चा जो होता है ना, वो एक डार्क टनल में, एक गुफा में जाने से डरता है। क्यों डरता है? बिकॉज दैट kid is not in the position to appreciate the beauty of light. Once that person
हैज़ पास्ड थ्रू द डार्क टनल। उस बच्चे को अंधेरे गली में जाने के बाद जो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको वो अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा डर लगता है डार्क टनल से जाने में। पर हम तो बच्चे नहीं हैं, हमको पता है कि ये जो डार्क फेज है प्रिपरेशन का, ये अल्टीमेटली अच्छा रिजल्ट देगा, तो हम क्यों डरें? क्योंकि हम बोलते ना, आपके पेरेंट्स हमेशा बोलते आए होंगे कि कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं होता। तो आप बस ये मान के चलो, ये डार्क टनल विल लीड यू टू द सक्सेस। जस्ट गो कॉन्फिडेंटली बाय दिस डार्क टनल। यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो कि भाई अंधेरे में जाने से डरो या हार्ड वर्क करने से डरो, है ना। तो हार्ड वर्क करते जाना है। ये मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, नहीं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो डार्क टनल विल डेफिनेटली लीड यू टू द बेटर प्लेस, ठीक है ना। तो यही चीज है। एक ईगल की कहानी सुना होगा। ईगल जो होता है, जब एक ईगल का जो एज होता है वो नॉर्मली 70 ईयर्स होता है, बट वो अराउंड 30 के एज में, 30 ईयर्स के एज में वो एक पेनफुल प्रोसेस से जाता है। क्या होता है कि जैसे 30 साल का जब हो जाता है चील, ये जो ईगल होता है, उसके जो फेदर्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, उसका जो बीक है उसका शार्पनेस कम हो जाता है, और हेयरी होने के कारण से वो ज़्यादातर उड़ भी नहीं पाता, ज़्यादा अच्छे से शिकार को ग्रैब भी नहीं कर पाता। तो वो एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस में जाता है। वो जाता है हिली एरिया में, अपने बीक को तोड़ता है ना, ऐसे बीक को मारता है दीवार पे, लगातार उसको मार मार के तोड़ता है। फिर अपने जो फेदर्स हैं उसको नोचता है और सारे फेदर्स को नोच देता है, और इसके बाद धीरे से नया बीक आता है, नया चोच आता है और नए फेदर्स आते हैं, और उसके बाद उसका जो लाइफ है आगे 30 साल के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि नए फेदर आ गए, हल्के फेदर आए, अब उसके बाद नया बीक आए। उसको पता है कि ये पेनफुल प्रोसेस है 5 से 6 महीने का, बट उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो आगे 30 साल और एक्सटेंड हो जाती है। इस समय जो आपने प्रिपरेशन कर लिया, इस समय जो आपने मेहनत कर लिया, वो आगे के 40 या 50 साल आपके और आपके 7 जनरेशन आपके 7 जनरेशन को उद्धार कर देगा। गेटिंग इट? आपका 1-1.5 साल का प्रिपरेशन, गेटिंग इट? क्योंकि आपके दूर दूर के रिलेटिव बोलने आएंगे कि मेरा वो बच्चा, मेरा जो चाचा का लड़का, मेरा वो IAS है, IPS है, या मेरा कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, DC है, जो भी है, ये दूर दूर तक लोग बोलने आएंगे। सोचो कितना बड़ा काम करने वाले हो, ठीक है ना। तो हम इसलिए कॉन्फिडेंटली इसमें आगे बढ़े। कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कंसंट्रेटेड रहना है, चीज़ों को, आसपास के चीज़ों को इमोशनली नॉर्मलाइज रखना, है ना। मेरे हर एक सेंटेंस का एक मीनिंग होता है, उसको ध्यान रखना। तो आसपास की सारी चीज़ों को इमोशनली नॉर्मलाइज रखो, है ना। एट योर टाइम हार्मोनल लेवल प्लस माइनस होते रहते हैं, चलता रहता है, ये टाइम ऐसा है ही। हम ज़्यादा एंथुजियास्ट भी हो जाते हैं। तो जो पर्सन काम तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लिया और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लिया काम तरीके से, वही सक्सेसफुल है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन। कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। Sir, Yes. actually I want to know about the eligibility of age. Actually, I'm now 33. So how much attempt I can give, that's right. You wanted to attempt for UPSC or state PSC? UPSC, UPSC. Do you have any category? SC, Civil Caste. हाँ, तो आपके पास टाइम है ना, आपके पास टाइम है। आप ना UPSC का 2023 का नोटिफिकेशन फरवरी का डाउनलोड कर लेना, है ना। उसमें आपका क्लियर एज लिमिट लिखा हुआ है। अभी आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगले साल के लिए भी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ देखना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उस हिसाब से फिर आपको बताना होगा। तो वो एग्जैक्टली जो है वो आपके 2023 के CSP करके लिखा रहता है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन, जो फरवरी मंथ में आया था, उसको एक बार डाउनलोड कर लो। नहीं होता तो स्वाति मैम या चतुर्वेदी जी सर से पूछ लो, मिल जाएगा आपको उसमें से। नॉर्मल एलिजिबिलिटी कितना होता है एज? देखो क्या है, हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है ना। SC कैटेगरी के लिए सर, SC कैटेगरी के लिए? हाँ, 35 है ना आपका। 30 + 5 एक्सटेंशन 5। हाँ, तो आपका 5 है। आपके पास जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी से 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी 30 इयर्स।
नॉर्मल 32 है। गेटिंग इट? Okay, okay. और किसी का Sir? कोई? यस प्लीज। हाँ जी, आई वांटेड टू आस्क एनसीईआरटी बुक्स, मैंने जो सारे बुक्स है वो मैंने जियो यहीं से खरीदे हैं, तो मेरे को बस पूछना है, आई एम फ्रॉम आईसीआईसी बैकग्राउंड, तो एनसीईआरटी का मेरा कोई लाइक बैकग्राउंड नहीं है, तो जो बुक्स मेरे को यहाँ से प्रोवाइड किए गए उसमें क्लास डिवीजन किया हुआ है 7 to 12, तो वो बुक्स बिगिनिंग के लिए काफी है जो आपने बोला, क्लास 11 ज्योग्राफी के लिए और एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए जो आपने बोला, तो वो बुक से इनफ है कि अलग से जाके सेपरेटली क्लास वाइज मेरे को एनसीईआरटी की बुक खरीदने पड़ेंगे? नो नो, अगर आपके पास जीस्ट मिला है, कोचिंग से मिला है क्या आपको एनसीईआरटी का? हाँ जी। जी, तो एनसीईआरटी का अगर आपके पास बुक मिली है तो दैट इज सफिशिएंट, अलग से कुछ नहीं खरीदना है आपको। आपको फिर बुक्स ही बस लेना है, उसमें भी मेरे ख्याल से बुक्स भी मिलेंगी आपको, हो सकता है अगर आपने ऑप्ट किया हो तो आपको बुक्स और कुछ नहीं खरीदना होगा, सिर्फ एनसीईआरटी का प्लस जो लक्ष्मीकांत ये सारी जो बुक्स बताई है वो सारी बुक्स को लेना होगा। वो बुक्स मैंने हाँ बताइए। नहीं, अब बोल लीजिए, सॉरी। हाँ, वो सारी बुक्स आपको हो सकता है यहीं से मिले एक बार। मैंने सारे बुक्स ले लिए जितना भी था, उन्होंने चतुर्वेदी सर से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला जो बुक्स है वो सारे उन्होंने मुझे दे दिए, तो उतना ही काफी है अभी शुरुआत के लिए। यस यस, दैट इज सफिशिएंट, है ना, वो काफ़ी है ना। हम लोग को एड ऑन पे तभी जाना है जब हमारे ये वाली बुक्स हमारी हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? सर हाँ पूछो। जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए क्लास 11-12 का बुक क्या पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक? अभी जैसे मैंने बताया क्लास 11 की ज्योग्राफी, इट इज़ द बाइबल फॉर दिस ज्योग्राफी फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी। क्लास 11 की जो 2 बुक्स मैंने लिखा था वो बेस्ट बुक है एनसीईआरटी के, पूरे ज्योग्राफी का सबसे अच्छी बुक है क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक, दोनों बुक्स। ओके सर, यस। मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ तो मैं इसलिए बता रही हूँ। हाँ, मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके यस। सर, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छे रहते हैं करना या फिर ऑफलाइन करना? देखो, ये बड़ा एग्ज़ाम है, इसको ऑफलाइन करना ज़्यादा अच्छा होता है, बट क्या होता है कि कई बार हमको ट्रैवल टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो कॉस्ट टू बेनिफिट है, समझो। ये जैसे आप टीचर्स से इंटरेक्ट करते रहो और कुछ क्लासेस ऑनलाइन कर लो, दैट इज़ ओके, है ना, बट पूरा क्लास ऑफलाइन करोगे तो ट्रैवल टाइम को देखना होगा कि कितना टाइम लगता है। अगर आपको 2 आवर्स की क्लास के लिए 2 आवर्स का जर्नी करना पड़ रहा है तो कॉस्ट टू बेनिफिट अच्छा नहीं है, इसलिए स्मार्टली प्ले करो। कुछ क्लासेस को ऑफलाइन कर लो, कुछ क्लासेस को ऑनलाइन कर लो। जैसे क्या है कि मैथ्स की क्लास आपको ऑफलाइन करनी चाहिए, है ना, तो ऐसी कुछ क्लासेस होती है जिनको आपको डेफिनेटली ऑफलाइन करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। यस प्लीज। सर, मतलब मेरा अभी जैसे कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, तो मतलब यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए अभी सही रहता है या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद? हाँ, क्या है, फर्स्ट ईयर परफेक्ट टाइम है। कॉलेज के टाइम में ऐसा है कि कॉलेज में हम जो भी करें वो उसमें एक्सपर्टाइज आ जाता है। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें एक्सपर्टाइज आ जाता है, म्यूज़िक करते हैं म्यूज़िक में एक्सपर्टाइज आ जाता है। तो ये जो तैयारी होगी कॉलेज के टाइम में कोई पढ़ता नहीं है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सिंसियर होते हैं क्योंकि स्कूल से बोले वाले बच्चे आए रहते हैं, तो हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं क्लास जो फर्स्ट ईयर में। बट सेकंड ईयर से हम लोग प्रो मोड में आ जाते हैं। ऐसा जैसे कोई मोबाइल है ना, मोबाइल का फिर प्रो, अल्ट्रा प्रो, वो सब होता है, वैसे ही हम लोग भी ना सेकंड ईयर थर्ड ईयर में प्रो मोड में आ जाते हैं। सेकंड ईयर में हमको पता चल जाता है कि एक दिन या लास्ट के 1 महीने पढ़ने से मेरा पूरा, मैं टॉपर भी बन जाऊंगा स्कूल या कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का, तो ये क्लियर हो जाता है। जबकि क्लास 12th 11th में हम पूरा साल भर पढ़ते हैं। कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि पूरा साल भर पढ़ो। आपको लास्ट के एक तो मिड टर्म के समय में पढ़ना पड़ता है और एक एंड टर्म के समय पढ़ना पड़ता है। और वैसे भी गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी में अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम आ गया, तो समझ लो कि 6 महीने में 2 महीने कॉलेज वाले टाइम वेस्ट करेंगे, अपना एग्जाम देंगे, तो वो 4 महीने जो होते हैं दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर दिस एग्जामिनेशन। हाँ, क्या है, देखो इंडिया के कोई भी जॉब के लिए ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। पहला है जीके। जो पर्सन जीके को इम्प्रूव नहीं कर पाया, उसका टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग हो, जीके सबसे मस्ट होता है इंडिया के गवर्नमेंट जॉब के लिए। सेकंड है इंग्लिश, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
इंग्लिश एंड थर्ड थिंग इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ, तो मतलब सर मतलब जैसे कि अभी मेरा सही रहेगा ना मतलब परफेक्ट। कॉलेज का परफेक्ट है ना? देखो, आप जैसे 3 साल तैयारी करते हो ना, 3 साल की तैयारी होती है, तो जैसे आपने सपोज अभी तो हाँ 2027 में सपोज आपने एग्जाम दिया, अब आप उनके साथ बैठोगे जो कि 2026 में हो सकता है कोई आईपीएस बना है, उसको आईएएस बनना है, तो वो भी आपके 2027 के एग्जाम में बैठेगा, है ना? अच्छा जी। हाँ, तो वो भी आपके साथ बैठेगा, जो खुद में वो 2 साल तैयारी करके हो सकता है आईपीएस बना हो, पर वो भी आपके साथ बैठेगा, कंपटीशन देगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल सारे लोग फर्स्ट ईयर से ही करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 3 ईयर से कर रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम मिलता है। और ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो टाइम ज़्यादा मिलता है, तो समझने के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलता है, तो इसलिए इट इज़ द परफेक्ट टाइम फर्स्ट ईयर से आप ज्वाइन करो। थैंक यू सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो फिर, है ना, मिलते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, तो मेरे साथ तो ज्योग्राफी करना ही है आप लोग को, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, तो उस समय मैं मिलूंगा ही आपको। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम।